नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक गरीबी को देखेंगे। देखिए गरीबी किसे कहते हैं? तो गरीबी उस स्थिति को कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र एवं आवास आदि की भी पूर्ति नहीं हो पाती है। यानी कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है जब वो फुलफिल नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति को हम लोग गरीबी या पॉवर्टी कहते हैं। आप देखते हैं हम लोग गरीबी कितने प्रकार की होती है। तो देखिए गरीबी दो प्रकार की होती है, एक सापेक्ष गरीबी होती है, दूसरी निरपेक्ष गरीबी होती है। सापेक्ष गरीबी इसे कहते हैं, देखिए सापेक्ष गरीबी जो दो आय वर्ग होते हैं उनके मध्य जो विषमता है उसका मूल्यांकन जब हम करते हैं तो उसको हम सापेक्ष गरीबी कहते हैं। इसके मापन की दो विधियां हैं, एक लॉरेंज वक्र है, दूसरी गिनी गुणांक है। ठीक है, तो ये कई बार देखिए एग्जाम में पूछ रखा कि लॉरेंज वक्र और गिनी जो कॉफिशिएंट है, गिनी जो गुणांक है वो किससे संबंधित है। तो ऑप्शन दे देगा गरीबी, बेरोजगारी, राष्ट्रीय आय या फिर जो है बैंकिंग सेक्टर इत्यादि से दे देगा। चार ऑप्शन दे देगा और उससे आपको पूछेगा कि ये किस सेक्टर से, इकोनॉमिक्स के किस सेक्टर से रिलेटेड है। तो ये सापेक्ष गरीबी से रिलेटेड है या फिर ऑप्शन में गरीबी भी दे सकता है। ठीक है, और अगर डीपली जाएंगे तो ये सापेक्ष गरीबी से संबंधित है। तो सापेक्ष गरीबी दो आय वर्गों के मध्य विषमता का मूल्यांकन है। इसके मापन की दो विधियां हैं, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक। अब हम चलते हैं निरपेक्ष गरीबी। देखिए जो निरपेक्ष गरीबी होती है उसमें क्या होता है, व्यक्ति की मूलभूत जो आवश्यकताएं होती हैं उसके आधार पर इसका मापन किया जाता है। वही जैसे कि हम लोगों ने जो ऊपर डेफिनेशन पढ़ी है कि जो मूलभूत आवश्यकताओं की जब पूर्ति भी नहीं हो पाती है तो उसे हम गरीबी कहते हैं। तो वो एक्चुअल में निरपेक्ष गरीबी की परिभाषा है। निरपेक्ष गरीबी में क्या होता है कि जो एक्चुअल डाटा है वो हमको मिलता है। देखिए सापेक्ष गरीबी में क्या होता है कि दो व्यक्तियों की, दो विभिन्न आय वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं उनकी हम लोग जो है उनके मध्य जो है हम लोग जो तुलना करते हैं। जैसे कि एग्जांपल, कोई बाइक वाला है, कोई साइकिल वाला है, तो बाइक वाला जो है साइकिल वाले से अमीर कहलाएगा, या फिर ये कहिए कि जो साइकिल वाला है वो बाइक वाले के कंपैरिजन में गरीब कहलाएगा। ठीक है, तो अब जैसे जो साइकिल वाला है, साइकिल वाला लेकिन जो पैदल चल रहा है उसके कंपैरिजन में अमीर कहलाएगा, और जो पैदल चल रहा है वो जो है साइकिल वाले के कंपैरिजन में गरीब कहलाएगा। तो यहाँ देखिए जो गरीबी है, गरीबी जो है एक व्यक्ति जो है किसी कंपैरिजन में गरीब गरीब भी हो जा रहा है, किसी कंपैरिजन में अमीर भी हो जा रहा है। तो यहाँ गरीबी की जो एग्जैक्ट परिभाषा है, एग्जैक्ट जो परिभाषा है उसको जो है फुलफिल नहीं हो पा रहा है। कौन? जो सापेक्ष गरीबी है, सापेक्ष गरीबी से जो है हम लोग किसी की वास्तविक गरीबी का जो आकलन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जो निरपेक्ष गरीबी है उससे किसी व्यक्ति की जो वास्तविक स्थिति है उसका जो है हम मूल्यांकन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो गरीबों की जो संख्या है, एग्जैक्ट संख्या है, उसका जो मतलब जो डाटा कलेक्शन है वो हम निरपेक्ष गरीबी के आधार पर निकाल सकते हैं, लेकिन सापेक्ष गरीबी के आधार पर नहीं निकाल सकते। सापेक्ष गरीबी के आधार पर तो कोई व्यक्ति अमीर भी हो सकता है किसी कंडीशन में और किसी कंडीशन में गरीब भी हो सकता है, लेकिन निरपेक्ष गरीबी में व्यक्ति जो है वो मतलब जेन्युइन रूप से जो है गरीबी के रूप में उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसीलिए जो निरपेक्ष गरीबी होती है उसको हम हेड काउंट विधि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है एक्चुअल डाटा हमको मिल जाता है, हेड काउंट विधि कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी दो प्रकार होते हैं। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब हम चलते हैं भारत में गरीबी निर्धारण का इतिहास क्या है। देखिए भारत में जो गरीबी का निर्धारण का जो इतिहास है उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो दादा भाई नौरोजी है। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के आधार पर भारत में गरीबी का अनुमान लगाया था। ठीक, ये दादा भाई नौरोजी की अपना एक अनुमान था। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में जो न्यूनतम आवश्यकताएं की, अगर न्यूनतम आवश्यकता अगर भारत कितने भारतीयों की जो न्यूनतम आवश्यकता है वो फुलफिल हो रही है और कितने की नहीं हो रही है, उस आधार पर जो है इन्होंने भारत में गरीबी का जो है एक अनुमान लगाया था। ये अनसाइंटिफिक था, ये कोई मतलब किसी आंकड़े पे आधारित नहीं था। इन्होंने अपने एक मतलब अनुमान के आधार पे कि कितने लोगों की जो आवश्यकताएं हैं वो फुलफिल हो रही है, कितने लोगों की नहीं हो रही है, उस आधार पे जो है इन्होंने गरीबी की जो आकलन है उसका अनुमान लगाया था। लेकिन आज़ादी के बाद 1971 में, आज़ादी के बाद 1971 में जो है नीलकांत दांडेकर और वी एस रथ के फार्मूले के आधार पर जो वैज्ञानिक तरीके से गरीबी का निर्धारण किया गया। इन्होंने उस व्यक्ति को गरीब माना जो प्रतिदिन औसत 2250 क्या कैलोरी भोजन प्राप्त करने में असमर्थ हो, उनको जो है इन्होंने गरीब माना। अब ये जो आंकड़ा जो था, जो 2250 जो कैलोरी का जो आंकड़ा था, ये शहर और ग्रामीण दोनों लोगों के लिए था। शहरी लोग और ग्रामीण लोग दोनों ही लोग अगर जो 2250 किलो कैलोरी से कम का भोजन प्राप्त कर रहे हैं तो वो जो है गरीब कहलाएंगे। किसने कहा था? दांडेकर और वी एस रथ के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये 1971 है। ये सारे टॉपिक आप याद रखिएगा। दांडेकर
रथ फार्मूला 1971 में आया था, और वैज्ञानिक पहला जो है वैज्ञानिक तरीके पर आधारित था, और जो 2250 किलो कैलोरी के आधार पर इन्होंने गरीबी का निर्धारण किया था। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सबसे जो इम्पोर्टेंट जो समिति आती है वो है वाई के अलग समिति। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। वाई के अलग समिति 1979 में 1979 में जो है ये समिति मतलब अपने गठित भी होती है और रिपोर्ट भी देती है। और इसने क्या करा, इसने जो है ना ये निर्धारण किया कि शहर में अगर 2100 कैलोरी और गाँव में जो 2400 कैलोरी से कम यदि कोई व्यक्ति भोजन प्राप्त करता है तो वो गरीब कहलाएगा। ये आंकड़ा भी कई बार पूछा जा चुका है। शहरों के लिए 2100 किलो कैलोरी और ग्रामीण के लिए 2200 किलो कैलोरी। ये आंकड़ा जो है कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इस आंकड़े को भी याद रखिएगा। अब वाई के अलग समिति, इसका गठन 1979 गठन भी हुआ था, रिपोर्ट भी दिया था, ठीक है। बस ये 3 पॉइंट इसमें आप याद रखिएगा। 1979 शहर के लिए 2100 किलो कैलोरी, सॉरी किलो नहीं कैलोरी है सिर्फ, ग्रामीण के लिए 2400 कैलोरी। इसके बाद आते हैं हम लकड़वाला समिति पे। लकड़वाला समिति का गठन हुआ था 1989 और रिपोर्ट दिया था 1991। अलग अलग राज्यों हेतु उसने जो है अलग अलग गरीबी रेखा का निर्धारण किया था। ये लकड़वाला समिति, इसका ऑप्शन याद रखिएगा। ऑप्शन भी देखिए, जो है दोनों याद रखना पड़ेगा आपको, गठन भी कब हुआ था और रिपोर्ट इसने कब दी थी, दोनों आपको याद रखना पड़ेगा। चलते हैं आगे सुरेश तेंदुलकर समिति पे। सुरेश तेंदुलकर समिति, इसका गठन हुआ था 2004 में, रिपोर्ट दी थी 2009 में। बस इसमें ये 2 टॉपिक आपको याद रखना है। सी रंगराजन समिति, इसका गठन जो हुआ था 2012 में हुआ था और इसकी रिपोर्ट दी थी 2014 में। सी रंगराजन और सुरेश तेंदुलकर समिति दोनों बहुत इंपॉर्टेंट समिति है और प्रीवियस ईयर में इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब हम चलते हैं कुछ नोट्स पे। देखिए, भारत में गरीबी का निर्धारण जो है वो नीति आयोग करता है। किसके आधार पर करता है? एनएसएसओ, कोई आंकड़ों के आधार पर। एनएसएसओ क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है। पहले ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया है। अब ये जो है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस कहलाता है, ठीक है। इसके ये क्या करता है, भारत में जो है प्रतिदर्शी यानी जो सैंपल होते हैं उनको कलेक्शन करता है, ठीक है, एनएसएसओ। और इन्हीं सैंपल के आधार पर जो है नीति आयोग कई प्रकार के जो है अपने रिपोर्ट जारी करता है। उसी में से एक रिपोर्ट होती है गरीबी के निर्धारण की रिपोर्ट, ठीक है। तो नीति आयोग जो है भारत में गरीबी का निर्धारण करता है एनएसएसओ रिपोर्ट के आधार पर। नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए हाशिम समिति बनाई गई थी। हाशिम समिति किससे संबंधित है? तो नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए, ठीक। ये 2 पॉइंट आपको जो है नोट्स में याद रखना है। अब देखिए, अब यहाँ से जो है ये PYQ है, यहाँ से जो है PYQ हो जाता है। भारत में नगरीय क्षेत्र में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए समिति गठित की गई थी, हाशिम समिति है। ये PCS प्री 2018 में पूछा गया है। इसके बाद जो है भारत में ग्रामीण बहिर्प्रवास का महत्वपूर्ण कारक है बेरोजगारी है। बेरोजगारी के कारण जो है लोग गाँवों से जो है नगरों की ओर प्रवास करते हैं। योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब लोगों की सबसे अधिक संख्या है उत्तर प्रदेश में। पीछे 2014 में पूछा गया है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। देखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे यहाँ जो निर्धनता का जो स्तर है उसका आकलन करने के लिए जो है उपभोग व्यय का जो है उपयोग किया जाता है। गरीबी के आंकड़ों का अनुमान लगाने के लिए, गरीबी के जो आंकड़े हैं उनका अनुमान लगाने के लिए उपभोग व्यय में एक परिवार कितना अपना उपभोग करने के लिए व्यय करता है, कितना जो है कितनी आय जो है उपभोग करने के लिए व्यय करता है, उसके आधार पर गरीबी का निर्धारण किया जाता है। तो भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है परिवार का उपभोग व्यय। शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा से औसतन कम कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का मानक भारतीय योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया था 2100 किलो नहीं कैलोरी। और ये तो हो गया शहरी क्षेत्रों के लिए, और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी। भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है कैलोरी प्राप्ति से। कई बार पूछा गया, 2008 में पूछा गया है, लोअर 2008 में पूछा गया है। भारतीय गरीबी सूचकांक विकसित किया गया 1997 में। भारत में गरीबी का स्तर निर्धारित होता है घरेलू उपभोग के व्यय के आधार पर। भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार है उपभोग आंकड़े हैं। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है नरकसे से।
तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत अनुमानित किया है। ये जो है 37.2%। तेंदुलकर समिति कब बनी थी? तेंदुलकर समिति 2004 में बनी थी। तेंदुलकर समिति देखिए 2004 में बनी थी और इसने आंकड़ा दिया था, सॉरी इसने रिपोर्ट दी थी 2009 में, और एक क्वेश्चन पूछा गया है 2013 में। भारत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या का अनुमान के नए मानक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति गठित की थी। इस समिति के अध्यक्ष सूरज तेंदुलकर समिति। देखिए उस समय का ये करंट अफेयर रहा होगा 2013 का सवाल है। भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है लकड़वाला समिति की संस्तुतियों के आधार पर। ये भी देखिए जो है जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग जो है लकड़वाला समिति है। हालांकि जो भारत में गरीबी रेखा का आकलन है वो विभिन्न समितियों की सिफारिश के आधार पर जो है अलग अलग समय पर होता रहा है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है ये लकड़वाला समिति मतलब लकड़वाला समिति है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये तो बहुविकल्पीय है, लेकिन यहाँ पर जब वन लाइनर रूप में दिया गया है इसलिए इसको जो परेशान ना होइएगा। गरीबी रेखा का आकलन ऐसा नहीं कि सिर्फ लकड़वाला समिति के संस्तुति पर होता है। अब तो देखिए जो है जो नई जो समितियाँ बनी हैं उनके रिपोर्ट के आधार पर होता है, लेकिन जो ऑप्शन रहा होगा उसमें 4 ऑप्शनों में जो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो रहा होगा लकड़वाला समिति रहेगी। उसके आधार पर जो है ये जो है वन लाइनर क्वेश्चन बनाया गया है। भारत में वह राज्य जिसमें सबसे अधिक शिक्षित बेरोजगारों का प्रतिशत वह है केरल। शिक्षित बेरोजगारी की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। 1994 और 2007 के दौरान भारत में संगठित क्षेत्र में रोजगार समृद्धि में गिरावट आई है। भारत में बेरोजगारी मापन की वह विधि जो NSSO द्वारा प्रयोग में लाई जाती है चालू मासिक स्तर। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण 61वें दौर के आंकड़ों के अनुसार चालू प्रतिदिन स्थिति के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी है 8%। ये देखिए क्या है, करंट का क्वेश्चन है और आर्थिक सर्वेक्षण है। 8% उस समय के बाद यानी 61वें दौर की बात कर रहा है। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है पंजाब में। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत, न्यूनतम बोला है, प्रतिशत मतलब अंकित है पंजाब में। अत्याधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है मध्य प्रदेश को। कई बार क्वेश्चन पूछा चुका है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। भारत का इथोपिया किसे कहा जाता है? MP को कहा जाता है। विश्व विकास रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में $2 प्रतिदिन से कम अर्जित करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत है 80%। असमानता घटाने का उपाय नहीं है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। देखिए उदारीकरण में क्या होता है, विदेशी कंपनियां भारत में आती हैं या किसी भी देश में आती हैं, तो उससे क्या होता है जब कंपनियां भारत में आती है तो आय की जो विषमता है वो बढ़ती है, तो जो असमानता है वो भी बढ़ेगी, घटेगी नहीं, ठीक है ना। तो असमानता घटाने का उपाय नहीं है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। तो ये था देखिए आज का टॉपिक जो कि गरीबी पॉवर्टी से संबंधित था, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसके संबंधित जो मतलब प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उसको भी हम लोगों ने देख लिया है। तो ये कंप्लीट जो टॉपिक है ये हम लोगों ने देख लिया। इसकी जो PDF है आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ से आप जाएंगे और ये जो टॉपिक है इसकी PDF आप जो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना है, धन्यवाद।